हेलो गाइज, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 विषय विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान का। तो आज की इस वाले वीडियो में हम जीव विज्ञान के पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो ये है हमारा जीव विज्ञान का पहला अध्याय अर्थात और इस बुक का छठा अध्याय जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। तो आज की वीडियो में हम इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और बिहार बोर्ड के किसी भी विषयों की पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो बिना समय गवाए चलते हैं पाठ की ओर। तो हमारा जो पाठ है उसका नाम है जैव प्रक्रम। इसका इंग्लिश होता है लाइफ प्रोसेस। तो इस अध्याय के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम बारी बारी से लिखवा देते हैं। आप कॉपी पेन लेकर बैठ लीजिए। तो चलते हैं। तो चूँकि हम जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं, जीवों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो पहले हमें सजीव एवं निर्जीव के बारे में समझ लेना चाहिए। बचपन में हम तो सजीव यही पढ़ते आ रहे हैं कि वे सारे जीव जो चल फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं, वो सजीव हैं। लेकिन चल फिर तो गाड़ी भी आज चल जा रही है, तो वो सजीव थोड़ी नहीं हुई। तो ये है हमारा परिभाषा सजीव की। वे जीव जिनमें श्वसन यानी सांस लेना, पोषण यानी हम जो खाएं वो हमारे शरीर में लगता है पोषण, उत्सर्जन मतलब अपशिष्ट पदार्थ जितने भी शरीर को उसको बाहर निष्कासित करना, परिवहन का मतलब यदि हम मुंह से खाएं तो उसे पेट में गया तो उसमें परिवहन मतलब ढोना, ले जाना। जनन मतलब अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना। नियंत्रण एवं समन्वय मतलब अपने बॉडी पर नियंत्रण लेना कि अब हमको पढ़ना जाना है, अब हमको खेलना है, अब हमको ये करना है इत्यादि कार्य संपादित हो, उसे सजीव कहते हैं। मतलब वे जीव जिनमें श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, जनन, नियंत्रण एवं समन्वय इत्यादि कार्य संपादित हो, उसे सजीव कहते हैं। और निर्जीव जिनमें ये सारी क्रिया संपादित ना हो, उसे निर्जीव कहेंगे। ठीक, तो आशा करते हैं आपको सजीव और निर्जीव ढंग से समझ में आ गया हो। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब यदि हम सजीव निर्जीव समझ ही लिए हैं तो अब हम जैव प्रक्रम भी समझ ही लेते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होती है। तो वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण का कार्य होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। अब ये अनुरक्षण क्या है? अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस। मतलब हम सोए भी रहते हैं तो हमारा शरीर काम करते रहता है, हृदय काम करते रहता है, हमारा लंग्स काम करते रहता है। अनुरक्षण मतलब जब सब शरीर अपना अपना कार्य करेंगी, अपने अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, अपना मेंटेनेंस करेंगी, तो वह कहलाएगा अनुरक्षण। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा अनुरक्षण का कार्य होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जैव प्रक्रम में क्या हो जाएगा? वही श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, नियंत्रण एवं समन्वय, जनन इत्यादि जैव प्रक्रम के अंतर्गत आएंगे। ठीक, मेरा राइटिंग थोड़ा सा गंदा है क्योंकि मार्कर से लिखने में नहीं बन रहा है, तो हम इसलिए बोल कर समझा दे रहे हैं, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो हमने बता दिया है कि जैव प्रक्रम यही मुख्यतः 5 होते हैं। ठीक, तो यह हमारा जो अध्याय है, प्रथम अध्याय, उसमें पोषण, श्वसन, परिवहन के बारे में बस पढ़ना है। फिर दूसरे चैप्टर में नियंत्रण एवं तीसरे चैप्टर में जनन के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद और 2 चैप्टर अर्थात हमारा 5 चैप्टर है जो हम बारी बारी से अलग अलग वीडियो में समझेंगे। आज की वीडियो में हम मुख्यतः पोषण को पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे यदि समय रहा तो चलिए पोषण के बारे में समझ लेते हैं। तो ये है हमारा पोषण का अंग्रेजी होता है न्यूट्रिशन। ठीक, तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं पोषण कहलाते हैं। अब ये पोषक तत्व कहाँ से आते हैं? तो पोषक तत्व हमारे भोजन से आते हैं। ठीक, तो अब उपयोग करना क्या होता है? तो मतलब हम अपने भोजन से जो पोषक तत्व प्राप्त करते हैं तो वो हमारे शरीर में लगता है, हमें एनर्जी देता है, हमें ऊर्जा प्राप्त करता है, जिसकी को कहते हैं हम लोग उपयोग करते हैं, वह पोषण कहलाते हैं। ठीक,
आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो हमारा पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी, दूसरा विषम पोषी। तो चलिए इन दोनों को बारी बारी से हम समझ लेते हैं। तो ये है हमारा स्वयं पोषी पोषण। इसका इंग्लिश होता है ऑटोट्रॉपिक, मतलब ऑटो प्लस ट्रॉफ। ठीक, तो यह एक ग्रीक शब्द है ऑटोट्रॉप, और जिसमें ऑटो का मतलब होता है स्वयं या खुद से, ठीक, और ट्रॉप का मतलब होता है पोषण। तो यह तो इसके नाम ही से पता चलता है कि जो स्वयं पोषण करे वो हो गया स्वयं पोषी। इसका परिभाषा लिख लीजिएगा। पोषण की वह विधि जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब स्वयं इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे इत्यादि, ये सब हो जाएंगे स्वपोषी पोषण के एग्जाम्पल। अब ये पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक हम आगे बताएंगे आपको। अब सारे पेड़ पौधे स्वयं पोषी होते हैं, तो अब हम सीधे पौधों में पोषण के बारे में समझते हैं कि पौधों में पोषण कैसे होता है। तो चलते हैं। तो हमारा टॉपिक है पौधों में पोषण। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा होता है। तो पहले हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझ लेते हैं। तो हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के द्वारा अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। अब इसमें कुछ समझने योग्य शब्द हैं। पहला है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल समझने से पहले हमें क्लोरोप्लास्ट अर्थात हरित लवक के बारे में समझना होगा। तो सभी हरे पेड़ पौधे में एक रचना पाई जाती है जिसे हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उसी रचना में अर्थात हरित लवक में एक हरा रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं। आपको बता दें कि क्लोरोफिल के ही कारण पेड़ पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक, ये तो था क्लोरोफिल। फिर उसके बाद CO2 और H2। तो आप जानते हैं CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2 मतलब जल। फिर यहाँ है कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब कार्बनिक पदार्थ, अर्थात हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के द्वारा अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट अर्थात कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको प्रकाश संश्लेषण क्रिया समझ में आ गया हो। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कौन कौन करते हैं? तो ये सभी हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर हमारा आगे है, यह एक रासायनिक समीकरण है जिसे प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है, जो एग्जाम में अधिकांश पूछा जाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसमें दिया प्लस 6 CO2 मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O मतलब 12 जल बराबर सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल अर्थात सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में मिलकर क्या बनते हैं? तो 6H12O6 बराबर ग्लूकोज। ठीक, फिर प्लस 6 CO2 प्लस 6 H2O। यह है रासायनिक प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण, जिसे आप कॉपी में अवश्य नोट कर लें। ठीक, फिर चलते हैं आगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य घटक, मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए किन किन घटकों की आवश्यकता होती है। तो पहला पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल, जिसके बारे में हमने समझा दिया है। दूसरा CO2, तो CO2 तो आप लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा H2O मतलब जल, और चौथा सूर्य की प्रकाश। यही 4 मुख्य हैं जिसके बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। अब हम यह समझ लेते हैं
कि यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। तो पहले तो आपको बता दें कि प्रकाश संश्लेषण की ये सारी क्रिया कहाँ होती है। तो हमारा हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट, हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है। तो क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में। ठीक, अब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। तो जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो वह पत्तियों उस ऊर्जा लेकर और जल जो हमारा H2 होता है उसको दो भागों में बांट देती है। तो पहला हमारा बच जाता है H मतलब हाइड्रोजन, और फिर बच जाता है हमारा ऑक्सीजन। तो जब पत्ती पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसे वह जल को दो भागों में बांट जाता है, जो एक बन जाता है हाइड्रोजन, एक बन जाता है ऑक्सीजन। ठीक, फिर इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो स्टोमाटा अर्थात रंध्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है, जिसे हम सांस लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ को नहीं काटना चाहिए, वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो स्टोमाटा जब ऑक्सीजन को बाहर निकल जाएगा तो फिर जो ये हाइड्रोजन और CO2 यह दोनों मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करेंगे, जो पौधों के लिए भोजन का कार्य करता है। ठीक, पीछे हमने रासायनिक समीकरण भी इसका लिखवा दिया था, जिसमें साफ साफ दर्शा रहा था कि जब हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं तो ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं आपको प्रकाश संश्लेषण पूर्ण रूप से समझ में आ गया हो। चलते हैं आगे। तो हमने स्वपोषी पोषण के बारे में विस्तार पूर्वक समझ लिया। अब हम समझेंगे विषम पोषी पोषण। तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना करके दूसरे जीव, पौधों इत्यादि पर निर्भर है, उसे विषम पोषी जीव कहते हैं। इसका भी ऑटोट्रॉफ्स की तरह हम संधि विच्छेद करेंगे तो हेटेरोट्रॉफ्स, इसका इंग्लिश होता है हेटेरोट्रॉफ्स। तो हेटेरोट्रॉफ्स को हम लोग जब अलग अलग करेंगे तो एक हो जाएगा हेटेरो प्लस दूसरा आ जाएगा ट्रॉफ। ठीक, इसमें हेटेरो का मतलब होता है हमारा भिन्न, भिन्न मतलब दूसरा या पर, भिन्न मतलब होता है अलग, दूसरा, और पर मतलब भी दूसरे पर। ठीक, और ट्रॉफ्स का मतलब तो हमने बता दिया था, ट्रॉफ्स का मतलब होता है पोषण। तो भिन्न मतलब दूसरे पर पोषण के लिए निर्भर होना हेटेरोट्रॉफ्स अर्थात विषम पोषी। वही है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, उसे विषम पोषी जीव कहते हैं। इसमें कौन आ जाएंगे। तो इसमें तो सर्वप्रथम हम लोग मनुष्य आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग अपना स्वयं खुद संश्लेषित नहीं करते अपना भोजन, दूसरे पर निर्भर होते हैं, क्योंकि सब्जी, पेड़ पौधे इत्यादि दूसरे ही से ना हमें प्राप्त होता है, हम तो खुद थोड़ा ना बनाते हैं। फिर मेंढक आ जाएगा, इसमें अमीबा आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा। ठीक, तो अब इसे आप नोट कर लीजिए विषम पोषी को। फिर हम चलते हैं आगे। फिर हमारा है विषम पोषी के प्रकार। तो विषम पोषी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला मृतजीवी, दूसरा परिजीवी, तीसरा प्राणीसम। तो चलिए इनको बारी बारी से समझ लेते हैं। तो पहला मृतजीवी। मृतजीवी के नाम ही से समझ में आ रहा है, मृतजीवी मतलब वैसे जीव जो अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए किसी अन्य मृत जीवों को अपना भोजन बनाते हैं, किसी अन्य मृत जीवों द्वारा अपना भोजन, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जीव हमारा कौन आ जाएगा। तो ऐसे जीव में आ जाएंगे कवक, प्रोटोजोआ इत्यादि। ये हमारे आ जाएंगे मृत जीवों में, जो मरने के बाद जब कुछ भी सड़ा गला चीज़ होता है, जैसे आप किसी जानवर को देखेंगे मरा हुआ जानवर, तो उसके बाद देखिएगा तो उसके बाद थोड़ा देर बाद उसमें गजब सा कुछ अलग टाइप का हरा हरा वरना कुछ और रंग का बैठ जाता है एक परत, जो यही कवक प्रोटोजोआ होते हैं। ठीक, फिर
दूसरा हमारा परिजीवी। अब परिजीवी क्या है? तो परिजीवी इस प्रकार के पोषण में जो दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब यह कुछ खास समझ में नहीं आया, मतलब कि देखिए, बहुत लोग बोलते हैं ना कि हमें बीमारी हुआ है। कौन सा बीमारी? तो मलेरिया हुआ है। तो मलेरिया क्या हुआ है? तो कोई जीव आया, हमें काटा, मच्छर हमें काटा, तो हमें उसका जो डंक से जो निकला, उसका कुछ भी एंजाइम, विषाणु, बैक्टीरिया कुछ भी निकला, तो हमारे शरीर में वो चल गया और वो हमारे शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहले हमारे शरीर को चूसते, जैसे बिच्छू, आप देखें बिच्छू, वरना एक ठो होता है हमारे साइड में पिल्लू, वह किसी भी चीज़ में सट जाएगा तो फिर खून चूसते रहेगा, वो छोड़ता ही नहीं है। ये वो अस्थायी रूप से हो या अस्थायी रूप से, मतलब कि वैसे जीव जो दूसरे जीव में जाकर दूसरे जीव में खाना के माध्यम से पेट में चल जाए और पेट में ही रहकर उसका सभी तरह का भोजन प्राप्त करे। ठीक, तो ऐसे जीव में हमारे जो जीव आ जाएंगे, वो आ जाएंगे मलेरिया, गोलकृमि इत्यादि। ठीक, आपको बता दें कि इसमें जो जीव, मतलब मलेरिया जिस जीव में जाके जिस जीव के संपर्क में आएगा, वो मलेरिया तो कहला जाएगा परजीवी, मतलब जो अन्य जीव के संपर्क में आएगा वह पोषी कहलाएगा, अर्थात होस्ट कहलाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं आपको परजीवी भी समझ में आ गया हो। फिर अंतिम में हमारा आता है प्राणीसम। अब ये प्राणीसम क्या है? तो वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन में ग्रहण द्वारा करता है। मतलब हम इसके सबसे आगे हम ही आएंगे, मनुष्य प्राणीसम में टॉप पे आएगा, जो खुद से भोजन नहीं बनाता हो, ना किसी के संपर्क में जाकर देता हो और ना मृतकों से प्राप्त होता हो। वैसे जीव जो भोजन किसी अन्य तरल या ठोस पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है, जैसे साग, सब्जी इत्यादि। इसमें हम लोग प्राणीसम के उदाहरण सबसे पहले तो मानव है। मानव जो कहलाएगा वो प्राणीसम भोजी कहलाएगा, जो इस विधि का प्रयोग करता है पोषण का। ठीक, तो इसके आप लिख लीजिए एग्जाम्पल में अमीबा, मेंढक, मानव। ठीक, यह था आपका विषम पोषी जीव का उदाहरण एवं प्रकार। तो हमने अब पौधों में पोषण समझ लिया, प्रकाश संश्लेषण भी समझ लिया और परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण भी समझ लिया। अब हम समझेंगे जंतुओं में पोषण। पहले सर्वप्रथम हम अमीबा के बारे में समझेंगे, फिर मानव में पोषण समझेंगे। ठीक, तो अमीबा यह एक सरल प्राणी संभोजी जीव है। यह एक कोश की जीव है। एक कोश की जीव हमने 9th क्लास में पढ़ चुका है, जिसमें एक कोश की जीव अर्थात जिसमें एक कोशिका पाई जाती है, बस कि अलग अलग अंग ना पाया जाता है। फिर यह कुटपात के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक, तो अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। यह एक कोश की हो जाता है। इसका आकार अनिश्चित होता है, मतलब यह किसी भी आकार का आप बना दीजिए तो अमीबा कहला जाएगा। ठीक, यह कुटपात के माध्यम से अपना भोजन करता है। तो ये कुटपात क्या है? तो अमीबा के चारों तरफ कोना कोना में एक झिल्ली, एक आवरण रहता है जिसे कुटपात कहते हैं। इसी के माध्यम से अमीबा चल पाता है, अपना भोजन ग्रहण कर पाता है। हम आपको बता दें कि अमीबा का भोजन क्या होता होगा। अमीबा तो छोटा सा प्राणी है। ठीक, तो उसका भोजन होता होगा शैवाल, बैक्टीरिया, डायटम इत्यादि। जो मृतजीवी पदार्थ रहते हैं वो सब अमीबा के भोजन होते होंगे। तो अमीबा में पोषण कैसे होता है? तो अमीबा में पोषण 3 प्रक्रिया द्वारा होता है। अंतर्ग्रहण,
अंतःग्रहण, फिर दूसरा पाचन और तीसरा बहिष्कार। ठीक, तो अंतर्ग्रहण का मतलब हम खाना खा रहे हैं तो हो गया अंतःग्रहण। दूसरा पाचन, पाचन मतलब खाना पचा लिए, शरीर में लग गया। तीसरा बहिष्कार मतलब अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। तो चलिए इन तीनों क्रियाओं को समझ लेते हैं। तो यह है प्रक्रिया अमीबा के भोजन को ग्रहण एवं बहिष्कार करने का। तो पहले देखिए, यह तो अमीबा है हमारा पूरा, यह बीच में इसका होता है केंद्रक। ठीक, यह है भोजन, और यह जो हमारा साइड का यह आवरण है, यह हो गया कुत्पाद। तो पहले अमीबा को जब भोजन दिखता है तो वह कुत्पाद के माध्यम से चल के भोजन को पूरा घेर लेता है इसे चारों ओर से। ठीक, घेर के फिर अपने में जकड़ लेता है, फिर धीरे धीरे अंदर की ओर लेता है, अंदर अपना पाचन वाचन करके फिर घुसका के बाहर निकाल देता है अंत में। तो यह था अमीबा में भोजन के 3 मुख्य अंतःग्रहण, फिर पाचन और फिर बहिष्कार। ठीक, आशा करते हैं आपका अमीबा का पूरा पोषण समझ में आ गया हो। तो आज की इस वाले वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने अमीबा में भोजन, विषम पोषण, स्वयं पोषी पोषण, फिर मृतजीवी पोषण, परिजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, जैव प्रक्रम पोषण इत्यादि का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम जीव में पोषण के बारे में समझेंगे, फिर मनुष्य में पोषण समझेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आपके जितने भी मित्र बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं उनके पास यह वीडियो ज़रूर शेयर कर लिए, और बिहार बोर्ड के सभी विषयों की पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।